टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस हो गए। इसके बाद क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने डिफाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और टाइप्स लिखना है। फिर आते हैं डिस्क्रिमिनेशन पे। डिस्क्रिमिनेशन वही होता है कि जब आप अपने प्रिजुडिस को अपने एक्शंस में शो कर देते हो, आपका जो वर्ड बिहेवियर होता है जो सबको नज़र आ रहा है उसमें प्रिजुडिस नज़र आता है। अगर आप अपने माइंड में कोई चीज़ रखते हो तो चलो वो एटीट्यूड है आपका, लेकिन आप वो एक्चुअली में किसी को कर रहे हो ऐसा जो आप सोचते हो, तो आप उसके अगेन आप उसी के तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग दो चीज़ें देखते हैं कि हमारा रिवॉर्ड और कॉस्ट आउटकम्स कितने होंगे। जैसे हमने सोशल एक्सचेंज थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी हम किसी के साथ किसी तरीके का बिहेवियर करते हैं तो पहले हम अपने रिवॉर्ड और कॉस्ट उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि ऐसा बिहेव करने से रिवॉर्ड मिलेगा हमें किसी तरीके का, चाहे वो साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हो चाहे वो फिजिकल रिवॉर्ड हो, तो हम उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं या वैसा बिहेव करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ज़्यादा या वो उल्टा हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो हम उस तरीके से बिहेव नहीं करते। तो ये दो चीज़ें होती हैं, रिवॉर्ड और कॉस्ट, जो हमारे बिहेवियर को सपोर्ट करती हैं जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट को कुआं से पानी लेना अलाउड नहीं था क्योंकि वो रिजर्व था अपर कास्ट के लोगों के लिए, और वहाँ पे बैठना भी अलाउड नहीं था जहाँ पे अपर कास्ट के लोग बैठते हैं। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो ये क्या था, एक मेजॉरिटी ग्रुप का माइनॉरिटी ग्रुप को लेके प्रेजुडिस तो था ही, फिर उसको ये डिस्क्रिमिनेशन में कैसे शो करते थे कि उनको वहाँ आने नहीं देना, उनको वहाँ से पानी नहीं लेने देना, इस टाइप से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके बिहेवियर में नज़र आ रहा है जैसा वो सोचते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि ये कैसे डेवलप होता है सोसाइटी में। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर। हमेशा ऐसा होता है कि जब दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का स्टेटस उससे ज़्यादा है या पावर उससे ज़्यादा है तो वो दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडिस करता ही है, क्योंकि दूसरा ग्रुप रिटेलिएट नहीं कर पाता है, उसके पास पावर नहीं होती, स्टेटस नहीं होता। तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, प्रिजुडिस होता है। जैसे कोई डोमिनेंट ग्रुप है जो दूसरे ग्रुप को स्लेव बना के रखता है। स्लेव मतलब जैसे पहले ज़माने में नौकर रखते थे, स्लेव्स इंडस्ट्री वगैरह में, तो वो उनको बोलते हैं कि उनके लिए उनके माइंड में प्रिजुडिस आ जाता है कि ये लोग बहुत लेजी होते हैं, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लोग अपने अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते। तो वो क्योंकि दूसरा ग्रुप के पास इतनी पावर ही नहीं है, इतना स्टेटस ही नहीं है कि वो किसी तरीके से ये सब चीज़ें कर पाए, तो इस वजह से प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जब हम सुनते हैं कि पहले जितने भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट हैं या जितने भी पुराने फैक्ट्स हैं जिसमें हमने जितनी भी बातें सुनी हैं उसमें ज़्यादातर हमें प्रेजुडिस ही नज़र आता है। तो जो चीज़ हम सुनते हैं फिर वो आगे कंटिन्यू भी करते हैं। इन आर सोसाइटी प्रिजुडिस अगेंस्ट वुमेन इज़ वन सच एग्जाम्पल। हमारी सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट प्रिजुडिस तो हम बहुत स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे हैं। जैसे वुमेन को हमेशा वीक माना जाता था, डिपेंडेंट माना जाता था। तो इस टाइप से ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर प्रिजुडिस जो है वो हुआ है, मेंटेन हुआ है शुरू से ही, जो धीरे धीरे चेंज होगा। एकदम से तो चेंज होता नहीं है एटीट्यूड, टाइम लगेगा चेंज होने में। यहाँ पे इन्होंने जूज और नाजीज का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स पे। सिचुएशनल फैक्टर्स में तो बहुत इन्होंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, इमीडिएट एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो हमारे अंदर प्रेजुडिस डेवलप कर देता है। तो सिचुएशन फैक्टर्स का मतलब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन, आपके अंदर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाता है। सोशल लर्निंग दोबारा से आ गई कि हम जो जितने भी बिलीफ हैं, एटीट्यूड से अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ये बार बार ये चीज़ आ रही है, स्टीरियोटाइप में भी आई थी, एटीट्यूड में भी आई थी कि सोशल लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, हम सोसाइटी से, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं और वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। हाँ, जॉब कंपटीशन भी एक फैक्टर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी हम एक दूसरे के साथ प्रेजुडिस करते हैं। इसका इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि जब
वहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस चले गए थे, तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो गई थी। इसकी वजह से उनका आपस में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही वहाँ की। फिर वहाँ पे जो भी हिंदी बोलता था, क्योंकि वो लोग मराठी बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो हिंदी बोलता था, मराठी नहीं बोल पाता था, वहाँ के लोकल लोग उसको बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते थे, बहुत बुरे तरीके से रिप्लाई देते थे। मे बी पता नहीं आजकल वो कंटिन्यू होता है कि नहीं, क्योंकि मैं उस साइड कभी गई, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉर्थ इंडियन, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे ये चीज़ अभी प्रेवलेंट है कि नहीं। बट ऐसा सुनने में आता था कि पहले, क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे जॉब का कंपटीशन था, वहाँ के लोगों को जॉब मिलनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ इंडियंस काफ़ी सारे चले गए थे वहाँ पे जॉब करने। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, फिर उनके माइंड में प्रेजुडिस डेवलप हो गया इस चीज़ को लेके कि ये लोग यहाँ आके हमारी जगह ले रहे हैं, और वही चीज़ अपने एक्शन में भी उनके नज़र आती थी। तो वो ये चीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक जॉब कंपटीशन या इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से कह लो, इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से लोगों के बीच में प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया। फिर आता है कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हो, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ के बिलीफ आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। जैसे कि ग्रुप एफिलिएशन में हमने पढ़ा था कि जिस ग्रुप में आप हो, वहाँ के मेंबर बने रहने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वो ग्रुप क्या रहे। तो फिर आप उससे कंफर्म करते हो, तो इसलिए आपको भी उस तरीके का माइंड में प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो ही जाता है। फिर है इंट्रैक्शन पैटर्न। इंटरेक्शन पैटर्न का मतलब है बिहेवियर, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट सर्टेन इंटरेक्शन पैटर्न्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्वो। मतलब जैसा है वैसे ही रहे, स्टेटस क्वो का मतलब जब चेंज ना हो, कोई सिचुएशन है वो वैसे ही रहे। तो कई बार इंटरेक्शन पैटर्न ऐसे होते हैं कि जो चीज़ चल रही होती है एनवायरनमेंट में वो वैसे ही चलती है, वो चेंज नहीं हो पाती। इसको आप ग्रुप क्लोजर भी कह सकते हो। ग्रुप क्लोजर मतलब आप अपने ग्रुप से बाहर जाके नहीं देखते हो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हो, क्लियर बाउंड्रीज बना लेते हो आपस में एक दूसरे के ग्रुप में। अब आप जब किसी के दूसरे के ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके माइंड में उसको लेके प्रिजुडिस तो रहेगा ही ना। तो यहाँ पे स्टेटस को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप जाके देखो, मिलो, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लो, उनके बारे में जानो, हो सकता है तो आपके माइंड में जो प्रिजुडिस है वो ख़त्म हो जाए। तो इंट्रैक्शन पैटर्न एक तरीके से बहुत ख़राब होता है, तभी प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन रहता है। फिर साइकोडायनामिक फैक्टर्स हैं कुछ जो नीचे डिस्कस करे हुए हैं, साइकोडायनामिक फैक्टर्स, जिसमें से एक है फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें फ्रॉयड ये बोलते हैं कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या एग्रेसिव होते हैं, तो हम अपना एग्रेशन किसी और के ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन गिव राइज टू प्रिजुडिस। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस्ड एग्रेशन की बात कर रहे हैं कि जब हमारे अंदर किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन होता है, तो वो किसी और के सामने डिस्प्लेस, किसी और के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है, और यहाँ पे प्रिजुडिस डेवलप हो जाता है। फिर when individual finds some obstacle between him and his goal, he gets frustrated and become aggressive। जब उसके गोल के उसके बीच में कोई चीज़ आती है तो फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर वो एग्रेसिव हो जाता है। एंड सिंस द इंटरफेयरिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल and has the power to punish him, frustration is and aggression is displaced towards some weaker object। तो जो इंटरफेयरिंग एजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन वीकर ऑब्जेक्ट पे निकालता है। तो ये साइकोडायनामिक थ्योरी का पॉइंट है, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। फिर दूसरा है अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज़। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं, जो बहुत रिजिड होते हैं अपनी थिंकिंग में, जो अपनी थिंकिंग ओपिनियन कभी भी चेंज नहीं करते। तो जो इनटॉलरेंट होते हैं किसी चीज़, किसी की और की ओपिनियन बिल्कुल नहीं लेते, और किसी कोई अगर उनको समझाने की कोशिश करे तो वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल होते हैं, वो अपनी थिंकिंग बदलना नहीं चाहते, रिजेक्ट कर देते हैं, और अपने कभी कभी अपने सुपीरियर्स को भी क्वेश्चन कर देते हैं। अगर उनके सुपीरियर्स भी उन्हें कोई चीज़ बोल रहे हो तो वो उन्हें भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो जो बिल्कुल भी अपनी थिंकिंग नहीं बदलना चाहते। उनकी वजह से सोसाइटी में प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन्ड ही रहता है। उसके बाद पर्सनालिटी नीड्स आता है।
एक पर्सनालिटी होती है इंटॉलरेंट टू एम्बिगुटी। एम्बिगुटी होता है कन्फ्यूजन, कि लोग कन्फ्यूजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पर्सन डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे आर डिस्टर्ब बाय कन्फ्यूजिंग और एम्बिगुअस। कुछ लोग कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को नहीं टॉलरेट करते हैं। मतलब वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं कि या तो अच्छा है या बुरा है, ब्लैक एंड वाइट। तो अब क्या है ना, रियल लाइफ में तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है ना, काफ़ी सारे ग्रेज भी होते हैं बीच में। आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिल्कुल ही पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें नहीं देख सकते ना, कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें नेगेटिव। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर उनको कोई नेगेटिव चीज़ दिख जाए तो वो अपना माइंड बिल्कुल ही नेगेटिव बना लेते हैं उसके बारे में। वो ये नहीं सोचते कि उसमें कुछ और भी हो सकता है। who are more intolerant to ambiguity are also likely to be more prejudiced। जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही सोचते हैं वो और ज़्यादा प्रिजुडिस होते हैं, क्योंकि वो क्लैरिफाई करने की कोशिश ही नहीं करते।